नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं नवी मुंबई में। सीएनबीसी आवाज का एक खास अभियान है जो बड़े दिल से शुरू किया गया है। वो है कि देश के जो उभरते हुए शहर हैं, जो भारत की तरक्की की नई कहानी दुनिया के नक्शे पर लिखेंगे, उन शहरों में जाकर के इनका भविष्य क्या है और किस तरीके से ये ग्लोबल शहर बनने जा रहे हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। हमने ये अभियान नागपुर, औरंगाबाद, नोएडा, मोहाली, मथुरा जैसी जगहों में जाकर के चलाया है और अब आपके खास शहर नवी मुंबई में आए हुए हैं। और नवी मुंबई के साथ जुड़े हुए काफी सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ स्टेज पर भी ऐसे जाने मानी हस्तियां हैं जिनको इस शहर के बारे में, नवी मुंबई के बारे में पूरी जानकारी है, जिन्होंने इसके पूरे ग्रोथ में एक बड़ा पार्टिसिपेशन किया है और वो आपको ये बताएंगे कि इस समय क्या स्थिति चल रही है नवी मुंबई की और आगे कैसे देखते हैं अगले 10 से 20 सालों में न्यू बॉम्बे को एक फ्यूचर सिटी के रूप में उभर कर देश और दुनिया के जाने माने शहरों में अपनी जगह बनाने के लिए किस हद तक ये तैयार है। हमारे साथ यहाँ पर मेरे बिल्कुल बाईं तरफ मोहन गुरनानी साहब मौजूद हैं, जो कि हमारे चैनल के दर्शकों के लिए जानी माने नाम ही हैं। इन्होंने काफी शुरुआत से नवी मुंबई में, खासतौर पे यहाँ जो सबसे बड़ी मंडी है एपीएमसी, उसके विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। गुरनानी साहब फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं और इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं मिस्टर विजय पाटिल, जो कि डीवाई पाटिल ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और जाहिर है कि आप डीवाई पाटिल स्टेडियम के जरिए जरूर इस नाम को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं और आईपीएल के मैचेस तो जरूर देखते ही होंगे। वहीं मेरे साथ मेरे राइट में डी सामंत साहब मौजूद हैं, जो कि सिडको, वो एजेंसी जिसने न्यू बॉम्बे को डेवलप किया, उसके चीफ आर्किटेक्ट प्लानर थे और उसके बाद अब ये प्राइवेट सेक्टर में हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं अरिहंत ग्रुप के। और बिल्कुल सबसे राइट में अमरदीप सिंह साहब हैं, जो कि रौनक एडवर्टाइजिंग के नाम से एड एजेंसी चलाते हैं। तो खास तौर पे न्यू बॉम्बे के युवाओं के लिए किस तरह की संभावनाएं मौजूद हैं और फ्यूचर सिटी के तौर पे ये किस तरह इवॉल्व हो रहा है, उनके लिए कैसे मौके निकल कर आ रहे हैं, ये आपको सिंह साहब बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं यहाँ पर मिस्टर पाटिल आपसे। जिस तरह से न्यू बॉम्बे हमने देखा पिछले 10 से 20 सालों के दौरान, अब एक मेन स्ट्रीम डेस्टिनेशन हो चुका है। कोई भी जो मुंबई में अपने रहने के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए एक नए लोकेशन की तलाश में हो तो न्यू बॉम्बे उनके रडार पे होता है। पर क्या वाकई यहाँ पे कटिंग एज है कि ये प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो मुंबई के पूरे क्लटर और जाम और भीड़ भाड़ के बीच से? नहीं, बहुत ही, बिकॉज आई फील कि ये एक बड़ा एक्साइटिंग टाइम है हमारी सिटी के लिए। जब कॉन्सेप्शलाइज किया गया नवी मुंबई का, तब ये सोचा गया था कि ये काउंटर मैग्नेट होगा मुंबई के लिए, डीकंजेस्ट मुंबई करने के लिए। और पिछले 20-25 सालों से जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है एजुकेशनल सेक्टर में, स्पोर्ट्स सेक्टर में, कल्चरल सेक्टर में, या फिर रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। यहाँ सिटी में कनेक्टिविटी भी काफ़ी अभी इम्प्रूव हो गई है पिछले 20-25 सालों से। अगर आप रोड नेटवर्क देखेंगे, इसका जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है पुणे और मुंबई के बीच में जो लोकेशन है, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, काफ़ी एडवांटेजेस है। इफ़ यू लुक एट आवर सिटी मुंबई, ट्रैफिक के, रोड प्लानिंग, आई थिंक आई मस्ट गिव क्रेडिट टू सिडको विच हैज़ बीन वेरी प्रोएक्टिव इन डूइंग अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग फॉर दिस सिटी। एंड देयरफॉर आई फील कि ये सिटी को बहुत काफ़ी एडवांटेजेस है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन टर्म्स द वे द सिटी इज सेट आउट। और मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर, जैसे ये प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं, तो ये सिटी को बहुत ही अपॉर्चुनिटीज है। और ये शायद सबसे बेहतर सामंत साहब बताएंगे। मिस्टर सामंत, जब आपने प्लान किया होगा 20 साल पहले, क्या उसी रफ्तार से ये शहर आगे बढ़ा है या उससे कहीं आगे निकल गया है? ऐसा है कि प्लान किया गया करीब 40 साल पहले। 1970 में इसका ड्राफ्ट प्लान बना, 74 में अप्रूव हो गया। अगर आप पहले 20 साल देखते हैं तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था, जैसे पाटिल साहब ने बताया, कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन मुंबई में आ जाएगा उसको अरेस्ट करके एक नया सिटी के में रहने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये नजरअंदाज करते हुए ये शहर बनाया गया। बट 90 के बाद, 20 साल के बाद, अगले 20 साल जो है, तो फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग पे नहीं था, फोकस था कि ये सिटी को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लाया जाए। सो मार्केट फोर्सेज जो थे, दे स्टार्टेड एक्टिंग ऑन द सिटी, और सिटी की जो तरक्की हुई है वो पिछले 20 साल में हुई है। रेलवे आ गई है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हो गए हैं, बहुत सारी हाई एंड हाउसिंग आ गई है, एजुकेशन हब करके नवी मुंबई निखर के आया है, और
फ्यूचर प्लान में भी उसको और बढ़ाने की प्लानिंग की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिटी इज रेडी एंड सिटी, कोई भी आप मुंबई इंडिया की सिटी लेते हो तो बेहतरीन सिटी करके नई मुंबई सामने आ सकती है। बिल्कुल। ये प्रदीप, एक्चुअली हम लोग इसको एक क्विज शो के तौर पर बात करना चाहें और डिफिकल्ट सवाल रखना चाहूं तो वो ये है कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला शहर कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा प्लान्ड शहर कौन सा है? और 64% आबादी के पास कोई न कोई व्हीकल हो, ये शहर कौन सा है? और जहां पर सचमुच सरकारी एजेंसियों का हिंदुस्तान में जो हाल है, उसको देखते हुए सिडको ने जो काम किया है वो सचमुच बहुत तारीफ वाला काम है कि एक शहर को व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। तो जब हम लोग दूसरे शहरों में जाते हैं, नोएडा और गुड़गांव की कहानियों की बात करते हैं, तो सचमुच लगता है कि नवी मुंबई एक बहुत पॉजिटिव कहानी कहने वाला शहर है। और यहाँ से बड़ी लर्निंग है सरकारों के लिए कि जब आप लोकल एम्पावरमेंट करते हैं तो अर्बनाइजेशन को कैसे मैनेज किया जा सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं गुरनानी साहब से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर जो शुरू के इकोनॉमिक मैग्नेट थे वो तो आ गए, अब बड़ा चैलेंज ये है कि बड़े इकोनॉमिक मैग्नेट और वो अपॉर्चुनिटीज कौन सी होंगी जिनकी जरूरत है शहर को यहां से आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, जब नवी मुंबई पहले बना था तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे डॉर्मेटरी सिटी बन रही है, जैसे कि यहाँ लोग काम मुंबई में करते थे और यहाँ फिर सिर्फ सोने को आते थे। पर जैसे जैसे समय गया और सरकार को ऐसे लगा कि यहाँ जब तक व्यापार नहीं आया तब तक इस सिटी को मतलब एक्चुअल सिटी नहीं कहा जाएगा। तो हमारे एपीएमसी मार्केट का यहाँ स्थानांतर हुआ। हमारी एपीएमसी मार्केट इससे पहले 1991 में हमारी मार्केट शिफ्ट हुई, 78 में अनियन पोटैटो शिफ्ट हुई थी। उसके पहले एपीएमसी मार्केट जो होलसेल मार्केट जिसको कहा जाए वो पूरे मुंबई में थी और ज़्यादातर साउथ मुंबई में कॉन्सेंट्रेटेड थी। और उस वक्त मुंबई बहुत कंजस्टेड हो रही थी, इसलिए डीकंजस्ट करने के लिए एपीएम मार्केट को यहाँ लेकर आए और सिडको ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की। इट वॉज वेरी वेल प्लान और उसकी वजह से यहाँ जो एक डॉर्मेटरी का स्वरूप दिया गया था। पहले ऐसा कहते थे हम, मुझे याद है हम पहले जब आए तो ऐसा कहते थे नवी मुंबई जैसे कोई फॉरेन कंट्री थी, मतलब ऐसा कहा जाता आप नवी मुंबई जा रहे हैं जैसे बहुत बड़ी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहा है और जैसे जैसे समय जाते जा रहा है, जब जैसे समय बीत रहा है उस वैसे वैसे इंडस्ट्रीज आ रही है, रिलायंस आ गई, काफी सारे पटनी कंप्यूटर, मतलब नाउ इट इज टेकिंग अ टर्न ऑफ अ रियल सिटी। और मुझे लगता है लेकिन आगे कौन सा सेक्टर है विजय, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, क्योंकि यहाँ पर तो एक डिबेट है कि अभी आईटी ड्राइवर है या आपका एजुकेशन ड्राइवर है या सिर्फ रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवर है या बल्कि एपीएमसी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, तो अगले ड्राइवर्स कौन से? मुझे ऐसा लगता है कि सर्विसेज सेक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ ये सिटी में प्ले करेगा। अगर आप इनिशियल इसकी नवी मुंबई की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के काफी बड़े पैमाने पे यहाँ पे इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, बट आप अभी एक चेंज एक नोटिस करें कि सर्विसेज सेक्टर में काफी अभी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो एजुकेशनल का आपने तो जिक्र किया ही है, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है और फिर बाकी के फाइनेंशियल सेक्टर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज है, एंटरटेनमेंट, कल्चर। तो मुझे लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ये सिटी में बहुत है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये काफी एक्साइटिंग फेज है ये सिटी के लिए और मुझे लगता है कि सर्विस इंडस्ट्री ये बड़े पैमाने पे नवी मुंबई में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सर्विस इंडस्ट्री को है। लेकिन मिस्टर सिंह, क्या वाकई में सर्विस इंडस्ट्री के हिसाब से काफी अपॉर्चुनिटीज हैं उन लोगों के लिए जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं यहाँ पे? सर एक्चुअली लास्ट 20 साल से जो हमने ओवरऑल ग्रोथ देखी है ये सर्विस सेक्टर में, जो ऑल कैटेगरीज जैसे इन्होंने कहा, एजुकेशन है, बिल्ड प्रॉपर्टीज है और आईटी है, कोई एक सेक्टर से ये ड्राइव नहीं हो रहा। ये ओवरऑल जो नवी मुंबई का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर इंडिया इमर्जिंग मार्केट है वर्ल्ड की तो नवी मुंबई है इंडिया की मोस्ट इमर्जिंग मार्केट। और हमने ये देखा है कि यहाँ काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हुई हैं लास्ट 15-20 साल से। और एज ये लोग कह रहे हैं कि जैसे एक्साइटिंग फेस है, ये हमारे जैसे एचओडी का बिजनेसमैन के लिए सही में बहुत ही एक्साइटिंग फेस है क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ है। मुंबई पुणे के बीच में है ये शहर और अफोर्डेबल हाउसिंग्स और ओवरऑल जो बिजनेस को जो स्टिमुलस ग्रोथ की जरूरत होती है, जो इंजन चाहिए, वो यहाँ सारे फैक्टर्स हैं। एजुकेशन या आईटी के लिए मिस्टर सामंत जब प्लान ड्रॉ किए तो किस तरह की
प्लानिंग रखी गई थी और क्या वो अपनी उम्मीद के मुताबिक चल रहे हैं इस समय? अब तक जो आपने ग्रोथ देखी है, क्या एक IT डेस्टिनेशन के तौर पे, मिसाल के तौर पे आप न्यू बॉम्बे को पुणे, बेंगलोर, दूसरे लोकेशन से कम्पीट करते हुए देखते हैं? मैं जिक्र करूंगा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है ये शहर का, उसका जो रेलवे स्टेशन जो है वहां पे, इट इज आइकॉनिक बिल्डिंग। और इंडिया में ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है कि जिसके छत के ऊपर एयर स्पेस जो होती है रेलवे स्टेशन के ऊपर, वहां पे करीब 10 लाख स्क्वायर फुट का IT पार्क प्लान किया गया है। आज बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और अगर ये पॉइंट से, अगर इसको हम एक सेंटर पॉइंट कहते हैं, और अगर 2 किलोमीटर के रेडियस के हम देखते हैं या 4 किलोमीटर रेडियस देखते हैं, तो वहां पे विजय पाटिल साहब बैठे बहुत बड़े एजुकेशनल कैंपसेस है। DY पाटिल कैंपस है, भारतीय विद्यापीठ का कैंपस है। 4 किलोमीटर के रेडियस में 4 मेडिकल कॉलेजेस है, 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, 5 मैनेजमेंट कॉलेजेस है, 2 आर्किटेक्चर कॉलेजेस है। और ये जो सिचुएशन है बहुत यूनिक है। इतनी फैसिलिटीज इतने अंदाज पर मेरे हिसाब से कई जगह होती नहीं है। सो नेचुरली अहम मुद्दा यह है कि नवी मुंबई एक एजुकेशन सिटी करके निखर की उभर के आ रही है। और खारगर हिल के ऊपर जो जगह रखी है सिडको ने, करीब 100 एकड़ जगह नॉलेज पार्क के लिए रखी है। उसके नीचे साइंस पार्क के लिए 25 एकड़ जगह रखी है। उसके कंपटीशन के डिजाइन भी आ गए हैं। जो एजुकेशन पार्क है, एजुकेशन नॉलेज पार्क है, उसके भी टेक्निकल बिड मंगवाई गई है। तो अगले 5 साल में मैं कह सकता हूं कि ये दोनों जो सेंटर्स है, नॉलेज सेंटर है और साइंस सेंटर है, ये शहर में आ जाएंगे और शहर फिर अलग तरीके से ही दिखेगा आपको। लेकिन क्या आपको लगता है मिस्टर पाटिल कि पुणे के मुकाबले लोग प्रेफर करेंगे नवी मुंबई में आना, IT कंपनीज, खासतौर पे टेक्नोलॉजी कंपनीज दूसरे? नहीं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे दोनों सिटीज के एडवांटेजेस है। स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है बिटवीन मुंबई एंड पुणे, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप ट्रैफिक के फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रैफिक कनेक्टिविटी, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। और जो प्लानिंग किया गया है, तो मुझे लगता है कि अभी मेट्रो का भी प्रोजेक्ट सिडको ने और NMMC ने देव टेकन इट अप। तो मुझे लगता है जैसे कनेक्टिविटी और भी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, और सर्विसेज सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर का ऑलरेडी हब यहाँ पे बन चुका है, और IT सेक्टर भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि जो प्रोएक्टिव मेथड से ये सिटी चल रही है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए काफी स्कोप ये सिटी में है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बन रहे हैं इसी विसिनिटी में। तो मुझे लगता है इन द फ्यूचर दिस इज रियली अ सिटी जहाँ पे आप काफी कुछ कर पाएंगे। और नई सिटी होने के कारण यहाँ पे न्यू इनिशिएटिव्स लेने के भी अपॉर्चुनिटीज है कि हाउ डू यू क्रिएट सस्टेनेबल सिटीज है, हाउ डू यू, तो जैसे आप एनवायरमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, क्रिएटिंग ग्रीन बिल्डिंग्स, पुटिंग ऑल दोज नॉर्म्स। सो नवी मुंबई इज टेकन अ लीड इन दैट रिस्पेक्ट है। एक्चुअली क्योंकि अपॉर्चुनिटी के लिए शायद मुंबई हमेशा से, जब से मैंने बचपन से देखा है, सबसे एक ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है। लेकिन अब जो स्थिति है, मेरे बैचमेट्स या मेरे जूनियर्स जो हैं वो मुंबई में रहना नहीं चाहते, उनको पुणे या बेंगलोर पसंद है। जो आपने 2 बातें कही कि कंजेशन, ट्रैफिक और सस्टेनेबिलिटी, शायद ये खास चीजें हैं। और न्यू बॉम्बे की इनफैक्ट सबसे बड़ी खासियत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। पर सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अब अगले 10 से 20 सालों की जिस तरह की ग्रोथ की बात हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उसके लिए तैयार है, या कुछ और बहुत कुछ करने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। CNBC आवाज पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों नवी मुंबई सचमुच एक अच्छा उदाहरण है पूरे देश के अर्बनाइजेशन की कहानी को, दिक्कतों को और मौकों को समझने का। अभी चर्चा हुई यहाँ पर कि आपने कहा कि स्टेशन के ऊपर एयर स्पेस जो होता है वहां पर जगह को कैसे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से घंटा भर दूर मुंबई के लोग जो हैं डिसीजन मेकर, उनको ये बात नहीं समझ में आती कि उनके पास जो एयर स्पेस अवेलेबल है, जो ट्रेन स्टेशन हैं, उसके ऊपर की जगह का इस्तेमाल करें तो मुंबई को डीकंजेस्ट करने में वो कितना बड़ा काम करेंगे। नवी मुंबई के बारे में मुझे ये सवाल करना है आपसे कि अभी की ड्राइवर, मुझे लगता है बॉम्बे और पुणे के बीच में
एक की ड्राइवर के रूप में और नर्व सेंटर के रूप में नवी मुंबई वो जगह ले लेगा, क्योंकि एयरपोर्ट से नजदीकी होगी, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन मुंबई और नवी मुंबई के बीच चलेगी, क्योंकि एयरपोर्ट की वजह से पुणे को जोड़ना पड़ेगा, मोनो रेल्स होंगी और बड़े बड़े हाईवेज होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वो दो बड़ी चीजें क्या हैं जो नवी मुंबई को यहां से 10 गुना ऊपर ले जाएंगे? ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मुंबई और नवी मुंबई की जो कनेक्टिविटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांस हार्बर लिंक जो है, हम लोग 8-10 साल से बात कर रहे हैं उनकी, तो अभी MMRDA ने इंटरेस्ट लिया है। MMRDA इज इनिशिएटिंग द प्रपोजल, दे आर स्पीयरहेडिंग द प्रपोजल। तो मुझे आशा है कि अगले 3-4 साल में काम की शुरुआत हो जाएगी। उसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी आ गया है। तो अगर लिंक बनती है तो मुंबई का पोटेंशियल नवी मुंबई में आ जाएगा। ये एक बात होगी। दूसरा है मुद्दा वाटर ट्रांसपोर्ट का, और वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में ऐसा है कि करीब 7 जगह सिडको ने जिसको हॉवर पोर्ट कहते हैं, हॉवर क्राफ्ट के लिए जो जगह बनती है, हॉवर पोर्ट की जगह निश्चित की गई है और डेवलपमेंट के स्टेजेस भी डिसाइड किए गए हैं। इसमें ऐसा है कि मुंबई और नवी मुंबई का जो कनेक्शन रहेगा, कनेक्टिविटी वाटर से रहेगी। नेरुल में उसके लिए बड़ा वाटर ट्रांसपोर्ट प्लान किया गया है। तो मुझे लगता है ये दो चीजों से कनेक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। एक चैलेंज और है जिस पर गुरनानी साहब का कमेंट मैं लेना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन गए, शहर आने के बाद आपको जब आसपास के नेबरहुड में जाना है तो जो सड़कों की हालत है, फुटपाथ की हालत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो लोकल ट्रैवलिंग जो है, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट जो है, उसकी हालत नवी मुंबई में अभी भी मुश्किल में है। ऐसा नहीं है अभी। आई मीन शुरुआत में सिटीज आर नॉट मेड इन डेज, इट टेक्स टाइम। लेकिन अभी पहले जैसी बात नहीं है। अभी इंटरकनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। NMMT की बसेस, इनफैक्ट NMMT की बसेस जो है, जो एयर कंडीशन बसेस जो मुंबई वगैरह जाती है, दे आर बेटर देन BST, यू नो। सो अभी इंटरकनेक्टिविटी का ऐसा प्रॉब्लम नहीं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हुआ है और जिस प्रकार से हो रहा है, उस प्रकार से मुझे लगता है कि अल्टीमेटली बिजनेस या व्यापार या उद्योग या इंडस्ट्री पूरा दारोमदार जो रहता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। और जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ सोचा गया था और जिस प्रकार से बन रहा है, मुझे कोई शक नहीं लगता कि आने वाले दिनों में नवी मुंबई में इवन ओवरटेक मुंबई। ऑफ कोर्स मुंबई जो है वो अब आज तक फाइनेंशियल हब माना जाता है और उसको रिप्लेस करना आज संभव नहीं लगता। लेकिन जिस प्रकार से सामंत जी ने लगा और जिस प्रकार से कंजेशन अभी भी APMC मार्केट और होलसेल मार्केट्स शिफ्ट होने के बावजूद जिस प्रकार से अभी तक वहाँ कंजेशन है और अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, उस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि नवी मुंबई अब उभर कर आगे आएगा एंड इट मे बिकम वन ऑफ द टॉप सिटीज ऑफ दिस कंट्री। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि APMC तो एक शिफ्ट हुआ और दूसरे एजुकेशन, IT वगैरह कुछ सेक्टर्स हैं जिनको अट्रैक्ट किया जा रहा है मिस्टर सिंह। लेकिन क्या आपको लगता है अमूमन एक आम कारोबारी के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए जो कि मुंबई में बेस्ड हैं, वो ये सोचते हैं कि यहाँ से शिफ्ट करके न्यू बॉम्बे में आए, वहाँ पे हमको कुछ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा? वाकई में चूंकि आप थोड़ा दूर आ रहे हैं, चूंकि आप शहर से थोड़ा बाहर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि डिसएडवांटेज है? न्यू बॉम्बे में पैदा होने वाले लोग बहुत कम हैं। मतलब जो अभी आज की डेट में जो जनरेशन जिन्होंने सक्सेस किया न्यू बॉम्बे को, वो ज़्यादा करके मुंबई से ही आए हैं और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं यहाँ। और जिस हिसाब से यहाँ DAKC और SEZ वगैरह जो प्लान्स हैं, DAKC आने के बाद जो ओवरऑल ये एरिया का डेवलपमेंट हुआ है, पहले थाना इंडस्ट्रियल बेल्ट था। हर सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट होगा तो ओवरऑल ग्रोथ होगी। एम्प्लॉयमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एजुकेशन आता है। सिटी की ग्रोथ में ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने पहले कहा कि नोड वाइज डेवलपमेंट से सिडको को भी एक्चुअली, जैसे अभी वाशी है, वाशी आज की डेट में थोड़ा बहुत कंजेशन हो जाता है, लेकिन जो खारगर बना है वो सिडको को भी समझ में आया कि हमको जो आगे हमारी जो हमने जितनी पॉपुलेशन सोची थी उससे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ आ रही है। और फाइनेंशियल हब मुंबई होने के कारण ऑल ओवर वर्ल्ड का जो कंसंट्रेशन है वो एरिया में होता है और वो आने वाले समय में वो नवी मुंबई में होगा। रौनक ने जो पॉइंट कहा कि पहले तो मुंबई के आसपास के लोग यहाँ पर आए और वो बसे, यहाँ पर एक दिलचस्प बात मुझे लगती है जिस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगा विजय, कि मेरा ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। हिंदुस्तान का सबसे अच्छा, सच्चा और बैलेंस्ड माइक्रोकॉज्म
बिल्कुल ही कॉस्मोपॉलिटन, क्योंकि यहाँ अब पहले तो मुंबई और आसपास और महाराष्ट्र के लोग थे, लेकिन अब पूरे देश के लोग और खास करके यंगर पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं माइग्रेंट्स। तो मुझे लगता है कि होमोजीनियस सोसाइटी का और शहर का नवी मुंबई एक बहुत यूनिक एग्जांपल है। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इट्स कंसिडर्ड एज द यंगर सिबलिंग ऑफ मुंबई एंड द फैक्ट दैट इट अट्रैक्ट्स द बेस्ट टैलेंट। तो सारे जो लोग हैं जो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, अपने अलग अलग प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो बहुत सारी मिक्स्ड कम्युनिटीज़ यहाँ पे बस गए हैं। और अगर आप यहाँ का सेफ्टी रिकॉर्ड देखेंगे या जो इन्वायरमेंट देखेंगे, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है ये सिटी में। और हमेशा हमने देखा है कि जब भी कोई डिफ़िकल्ट फेजेस आए हैं हमारे हिस्ट्री में, तो नवी मुंबई इज़ ऑलवेज बीन वेरी पीसफुल। और बहुत अच्छा सोशल, रिलीजियस और इंटीग्रेशन बहुत अच्छा यहाँ पे हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसे कहा कि अगर रिलीजियस प्लेसेस हो तो आप देखेंगे कि चर्च, मस्जिद, मंदिर, सारी चीज़ें एक साथ अलग अलग इनके लिए नोड्स बनाए गए हैं और काफ़ी कार्यक्रम होते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, अलग अलग कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, यंगर पॉपुलेशन जो हमारा होता है, तो वो साथ में पढ़ते लिखते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत मॉडल एग्जाम्पल है हमारे पूरे देश के लिए। तो यानी रहने के लिए एक काफ़ी बेहतर जगह है। लेकिन जिस तरह से शहर का प्रोफाइल ऊपर ले जाने के लिए कुछ बड़े इनिशिएटिव्स की ज़रूरत होती है। सामंत साहब, हम ये देख रहे हैं कि रिलायंस ग्रुप एक है जो काफ़ी ज़्यादा स्पीयर हेड करता हुआ इस पूरे एरिया में नज़र आता है, चाहे नए SEZ की भी बात जो उनकी है और पुराने पहले से DAKC और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। क्या दूसरे बिजनेस हाउसेस ने इतनी पोटेंशियल को रिकग्नाइज नहीं किया है अभी? ऐसे है कि बिजनेस, कमर्शियल जो बिजनेस होना चाहिए एरिया में, उसके लिए कोई प्री रिक्विजिट्स है। अगर एयरपोर्ट जैसा एरिया डेवलप हो जाता है तो उसके एक इट विल ट्रिगर द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल एरिया। राइट नाउ ट्रिगर करने वाली बहुत कम चीज़ सिटी में है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाएगा उसके साथ साथ ही बहुत सारे कमर्शियल एरिया यहाँ पे आ जाएगी। दूसरी एक बात है कि एयरपोर्ट और जो अपना JNPT पोर्ट है उसके बीच का एक एरिया लॉजिस्टिक्स के लिए एक बहुत अहम जगह है, जहाँ पे कंटेनर फ्रेट स्टेशंस बड़ी तादाद पे आ सकते हैं। हो रहा है कि उसका एक सिडको के प्लानिंग में रीजनल पार्क जोन है, वो उसका कन्वर्शन करके वहाँ पे अगर JNPT पोर्ट को सस्टेन करना है और उसको बढ़ना है और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, तो वो एरिया में एक अच्छा लॉजिस्टिक पार्क का डिज़ाइन होना चाहिए। उससे एक अच्छा पी ड्राइवर नए मुंबई को मिल जाएगा। बिल्कुल। और मुंबई का शेयर बाजार भी आ सकता है यहाँ? बिल्कुल आ सकता है। देखिए, अभी आगे की जो कमर्शियल स्पेस है, इट इज लिंक्ड विद द एयरपोर्ट, बिकॉज द एयरपोर्ट इज द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द होल सिटी। अगर वो बाजू में एक 400 हेक्टेयर का कमर्शियल हब प्लान किया है, एयरपोर्ट आता है तो उसके साथ साथ ये सब चीजें आ जाएगी और सस्टेन भी हो जाएगी। आज सस्टेन नहीं हो जाएगी। प्रदीप, आप शेयर बाजार लाना चाहते हैं, अगर नवी मुंबई के लोग नाराज नहीं हो तो मेरा सुझाव है कि मंत्रालय को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। अगर मुंबई को बचाना है और महाराष्ट्र को ठीक से चलाना है तो बड़ा जरूरी। ऐसी बात है कि 1980s में मैं अब बताना चाहता हूं कि मंत्रालय शिफ्ट करने का, अंतुले साहब चीफ मिनिस्टर थे, मंत्रालय शिफ्ट करने का प्रपोजल बन गया था, जगह तय की गई थी, और एज अ प्लानर आई फील कि अगर वो सही हो जाता था वो वक्त में, बिल्कुल तो सही। आज ये सिटी ऐसा है कि जो ट्रिगर्स होते हैं, कमर्शियल ट्रिगर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वो एक जगह नहीं होनी चाहिए। आज मुंबई में सब जगह एक जगह आ गए। अगर नई मुंबई में अगर वो आता था। बिल्कुल सही कहा कि ये जो वक्त हमने गंवाया है, रैपअप करना होगा, वक्त की कमी है। लेकिन प्रदीप, 1948 में पहली बार बुनियाद पड़ी इस विचार की कि नवी मुंबई बनना है। 10 साल के बाद बना, 20 साल के बाद काम शुरू हुआ। आज आप लोग 40 साल पूरा कर रहे हैं। 1972 में बना था ये शहर और आज आप लोग 40 साल पूरा कर रहे हैं। वक्त गंवाने की बीमारी जो हमारी बड़ी वाली सरकार की होती है वो ना हो, इस पर और चर्चा होगी। फिलहाल वक्त है इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। इसके बाद हम शेयर बाजार और निवेश से जुड़े हुए सवाल लेंगे और बाद में 12 बजे आपके खास यहाँ के नागरिक और महाराष्ट्र के मंत्री गणेश नायक और इसके अलावा एक खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा। यहाँ सभी मेहमानों का बहुत